Hello, my dear student. Myself Amit Pandey, and I welcome you all in this online class. So, in last class, we completed the concept of unit, physical quantity, types of unit, that was MKS, FPS, and CGS unit, and what is standard international unit. Okay, so today we are going to start the topic dimensional analysis, and this is the important topic of this chapter. अगर हम बात करें तो हमारे जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो एक्चुअल में डायमेंशनल एनालिसिस से ही स्टार्ट होती है। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सी व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। सो डायमेंशनल एनालिसिस व्हाट मीन्स इफ वी रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, दैट इज व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, सपोज मानिए कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और अगर हम इस फिजिकल क्वांटिटी को एक फंडामेंटल यूनिट्स में रिप्रेजेंट करें, अभी बात यहाँ पर आती है व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स। तो मैंने लास्ट क्लास में फंडामेंटल यूनिट्स आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 में आए हैं, प्लीज गो एंड सी लेक्चर नंबर 1 सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर नंबर 2 इन वेरी गुड मैनर। तो जब भी देखो, जब भी आप लेक्चर अटेंड करने आ रहे हो तो अपने प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपस में अटैच होते हैं ना। कॉन्सेप्ट सब प्रीवियस कॉन्सेप्ट, प्रीवियस कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपस में मिले रहते हैं। तो अगर एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, तो देखो फंडामेंटल यूनिट्स मैंने बताया था आपको कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। इट इज़ ए इंडिपेंडेंट यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मास के लिए m होता है, लेंथ के लिए l होती है, और टाइम के लिए t होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी f को, सपोज हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी f है और उसे हम m l t के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे एनालिसिस को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पावर का क्या मतलब है। अगर मान लो कि फोर्स के फॉर्मूला में अगर टाइम का स्क्वायर है, सपोज फॉर्मूला के अंदर टाइम का स्क्वायर है, तो हम t के पावर 2 कर देंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस। अभी एम एल टी स्क्वायर नहीं होता फोर्स का डायमेंशन, एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बोल दिया था कि फोर्स की तो कम से कम याद कर लो, दैट इज एम एल टी माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डायमेंशनल एनालिसिस। अभी सिंबल का क्या मतलब है। अगर कोई भी डायमेंशन आप लिख रहे हो तो वो विद इन दिस सिंबल, इस सिंबल के अंदर लिखोगे। सो दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट एनी डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में, फॉर्म्स में, मीन्स एम एल टी फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो विद इन द ब्रैकेट, और ब्रैकेट कैसी होनी चाहिए, ब्रैकेट कुछ ऐसी होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, और ये सारे प्रॉपर्टीज जब हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी कि अच्छा, अगर हमने डायमेंशन फाइंड आउट किया तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है, अगर हमने डायमेंशन फाइंड किया तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है। सो जस्ट कीप ऑल दिस पॉइंट इन योर माइंड। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर्टीज पढ़ के आपको डायमेंशन निकालना आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से कभी आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। अगर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू जाओगे, न्यूमेरिकल करोगे, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। देखो सबसे पहले दो चीज़ें कि अगर कोई बच्चा है तो दो तरह से फिजिक्स पढ़ी जाती है। एक बच्चे ने क्या करा कि थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, सारे डेरिवेशंस कर लिए, और दूसरा स्टूडेंट ने क्या करी कि उसने न्यूमेरिकल कर रहा है, वो है ना, वो कंटिन्यूस न्यूमेरिकल कर रहा है और उस न्यूमेरिकल की एनालिसिस कर रहा है वो, तो उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट हु हैव गॉन थ्रू द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली। तो आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में उस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल करो। जितनी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट आपका उतना स्ट्रांग होगा फिजिक्स के अंदर। अदरवाइज जो डायग्राम है, जो एजप्शन है, वो एजप्शन हमेशा हाइपोथेटिकली रह जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है डायमेंशन की, कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर में और ब्रैकेट हमारे
ये रहेगी। अभी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कोई f है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे m l t -2। तो ये सारे m क्या है, कैपिटल लेटर में है, l क्या है, l भी कैपिटल लेटर में है, और t क्या है, t भी कैपिटल लेटर में है, और ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसा वाला। तो ये क्या हो गया, दिस इज द करेक्ट वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डजंट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ होता है, देखो अगर मैं बात करूं फोर्स की, ठीक है, अभी मैं फोर्स की बात क्यों कर रहा हूं हमेशा। अब आप बोलोगे सर क्या फोर्स के लिए सारी चीज़ें होती है क्या? नहीं, इट इज़ वैलिड फॉर ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में मैं फोर्स ही बोलूँगा। जब आप मैकेनिक्स से स्टार्ट करूँगा, वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करूँगा, तो उसमें फोर्स ही आना है। तो आदत डालो अभी से फोर्स के लिए। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, mlt-2, रट लो उसको। अब समझो, अगर मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है सीजीएस के लिए, है ना, अगर मैंने फोर्स को सीजीएस यूनिट में सी सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया, फिर मैंने उसी फोर्स को मैंने एमकेएस में भी रिप्रेजेंट कर दिया, और उसी फोर्स को मैंने एफपीएस में भी रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो हमारे पास 3 यूनिट होते हैं, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। तो अगर मैं इनको इन तीनों यूनिट में रिप्रेजेंट करूंगा, सो वॉट एवर द डायमेंशन इन सीजीएस यूनिट, the same dimension will be for the MKS unit and the same dimension will be for the FPS unit। तो सिस्टम चेंज होने से, यूनिट्स चेंज होने से डायमेंशन चेंज नहीं होती। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो ये स्पेशलिटी है डायमेंशंस की। आप किसी भी सिस्टम में लिखो, या तो एसआई सिस्टम में लिखो, मीन्स एमकेएस में लिखो, या एफपीएस में लिखो, या सीजीएस में लिखो, डायमेंशन जिसकी जो है वही रहेगी। नाउ कम फॉर द थर्ड पॉइंट, प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो हैज़ नो डायमेंशन। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर 1 है या 2 है या 3 है, तो ये सारे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के डायमेंशन नहीं होता। या फिर रेशियो की बात करें, अगर हमारे पास, हमने क्लास 10th में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई होप कि सबको याद होगा ही। अभी जस्ट बोर्ड एग्जाम ही कंप्लीट किया हो, याद तो होना ही है क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है आपके। ठीक है, सो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो अगर मान लो कि मैं V1 को डिवाइड करता हूँ V2 से, है ना, तो V1 की जो यूनिट है और जो V2 की यूनिट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज, सो दैट दिस रेशियोज आर ऑल्सो हैव नो डायमेंशन। तो जो रेशियोज होंगे, प्योर रेशियोज और प्योर नंबर, उनके डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काम आएंगे। अब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी दे देगा और पूछेगा इनके डायमेंशन निकालो। तो जस्ट कीप ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर माइंड, हर एक बात जो है इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, तो कॉस थीटा की क्या होगी, अगर मैं कॉस 60 वैल्यू ले लूँ, कॉस 60 की वैल्यू आप सबको याद होगा। तो वो सारे क्या हैं, ये सारे एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो फिक्स वैल्यू होती है। पाई की बात करूँ तो पाई क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, तो ये फिक्स वैल्यू है, इनके डायमेंशंस नहीं होंगे मगर वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ कहाँ काम आने वाले, कहाँ काम आने हैं, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अभी आपको थ्योरेटिकल लग रहा है, बट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं उस न्यूमेरिकल में सारा कुछ लिख के एक पाई घुसा देगा। अब पाई के लिए टेंशन लोगे, अगर ये बात पता होगी तो पाई को छोड़ दोगे। ओके, सो नाउ कम फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, सी द फोर्थ प्रॉपर्टी। अभी देखो, अगर मान लो कि हमारे पास कोई डायमेंशन है, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है a इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, एक इक्वेशन है a इक्वल्स टू बी प्लस सी। नाउ अगर a is any physical quantity, b is any physical quantity and c is any physical quantity, और उन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के अगर डायमेंशन सेम है, इफ द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c इज सेम, सो दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ द क्वांटिटी। हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बट वन थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि वाइल डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होने चाहिए। अभी देखो, अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको कैसे डायमेंशंस को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पैनिक नहीं होनी आपको कि सर ने तो बता दिया, अभी हमें समझ में तो आई नहीं कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। सर अभी आपको बस बता रहे हैं कि डायमेंशंस को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सिखा नहीं रहे हैं आपको, सिखाएंगे आपको बाद में। सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि डायमेंशंस अगर सेम होंगे तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है ड्यूरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन, कि डायमेंशन जो है उसके चेंज ना हो। देखो, अगर मल्टीप्लाई वाली फॉर्म की, अगर मान लो c इंटू डी कर देता मैं,
तो मल्टीप्लिकेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मल्टीप्लिकेशन में बेस बेस आपको सेम मिल जाएगी तो पावर ऐड कर दोगे। प्रॉब्लम एडिशन में आती है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई टेंशन नहीं है। सो ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको माइनस करो, प्लस करो, जो मन कर रहा है वो करो, बट डायमेंशन को आप सेम रखो। ओके, सो ये लाइबिलिटीज हैं इसके अंदर, डायमेंशंस के अंदर आप उसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। नाउ कम फॉर द फिफ्थ पॉइंट। अब देखो, अगर मान लो फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, ठीक है, एक इक्वेशन है सपोज a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, एंड इफ आई से दिस इक्वेशन इज करेक्ट, वैलिड इक्वेशन है। सो अगर इक्वेशन वैलिड होगा, करेक्ट होगा, तो डायमेंशन ए की, इंडिविजुअल डायमेंशन ए की बोल रहा हूँ मैं, नॉट ए प्लस बी की, इंडिविजुअल डायमेंशन ऑफ ए, individual dimension of B, individual dimension of C and individual dimension of D are always equal. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोई इक्वेशन सही है, वैलिड है, करेक्ट है, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के इंडिविजुअल डायमेंशंस आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। देन वी कैन से दैट यस द गिवन इक्वेशन, द गिवन मेथड, द गिवन सिंबॉलिक इज व्हाट, राइट। जो इक्वेशंस दे रखा है वो करेक्ट है। कब, जब डायमेंशन सारे सबके इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एक फॉर्मूला है, करेक्ट भी है, सबको पता है एरिया की फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो अगर आप एरिया की डायमेंशन निकालोगे और लेंथ इनटू ब्रेथ की डायमेंशन निकालोगे तो दोनों तरफ डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। सो दैट यू कैन से दैट यस द फॉर्मूला फॉर एरिया इज राइट, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। छोटी सी फॉर्मूला है, अभी लेंगे बड़े बड़े फॉर्मूला भी लेंगे, अभी ले लूँगा तो टेंशन में आ जाओगे आप लोग, इसीलिए मैं छोटे छोटे फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ जो आपने पहले देख रखा है छोटे छोटे क्लास के अंदर। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशनल फार्मूला। अभी देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या मतलब है समझो। अब देखो एग्जाम में ये डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा आपको, पता चला कि आप ये रट रहे हो, वी कैन एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी रट रहे हो और एग्जाम में आया नहीं। तो एग्जाम में ये सब लिखने नहीं आएगा आपको डायमेंशनल फार्मूला। और 11th और 12th क्लास में भूल जाओ कि कुछ ऐसा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द यूजेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे आपको दिखने मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। फिजिकल एग्जाम्स के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा फिजिक्स के अंदर, जो भी मिलेंगे वो डेरिवेशंस मिलेंगे या फिर न्यूमेरिकल मिलेगा या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फिजिक्स को आप इस तरह से पढ़ें कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आदत छोड़ दो। अब 10th तक आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे, अब नहीं आएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला आपसे नहीं पूछने वाला एग्जाम के अंदर। हमें समझ, फिर भी समझना हमें क्यों है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला मैं यूज में लूंगा। अभी मैं आगे वाले टॉपिक में डायमेंशनल फार्मूला बोलता रहूंगा। अभी डायमेंशनल फार्मूला पता ही नहीं है आपको तो कैसे समझोगे। दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर टेक्निकल वर्ड्स जो मैं आगे यूज में लूंगा, ठीक है। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए होती है। जैसे मान लो फोर्स की बात कर दिया या वेलोसिटी की बात कर दिया मैंने, है ना। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, mlt-2। तो एक फिजिकल क्वांटिटी, पर्टिकुलर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो डायमेंशनल इक्वेशन का क्या मतलब है, अगर खूब सारे फिजिकल क्वांटिटी आपस में कंबाइंड होके एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, एक वैलिड रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे मान लो v है, u है, a है और t है, ये सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब आपस में मिल गए एंड इट मेक्स द रिलेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। मतलब a और t को मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस u को कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, v के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या है, ये सारे रिलेशनशिप हैं, एक रिलेशन मेंटेन कर रहा है, a और t को मल्टीप्लाई करके u के साथ ऐड करके v को इक्वल बना रहा है। तो ऐसे टर्म्स को हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन इन विच अ नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गेट एडेड, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्टेड एंड फॉर्म ए वैलिड इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डायमेंशनल इक्वेशन। अभी देखो मैं इसी के अंदर सिखा रहा हूँ आपको कैसे किसी इक्वेशंस की हम डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी अगर आपको किसी इक्वेशंस की डायमेंशन फाइंड आउट करने देगा, लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लेना और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल लेना, ठीक है। अभी देखो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v। जैसा पता है, सबको पता है v का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी,
एंड इसकी इक्वेशंस क्या होती है, फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या आ गया, लेंथ आ गया, और टाइम के लिए टी आ गया। अभी मास तो है नहीं यहाँ पे, तो मास को मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया है, और लेंथ के लिए एल, और टाइम देखो ऊपर लेके जाओ तो टाइम क्या हो जाएगी, -1। सो m0 l t -1 किसके लिए आ गया, वेलोसिटी के लिए आ गया। अभी देखो ये फाइनल वेलोसिटी है और ये u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना। तो जब ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है तो दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम सही होंगे। ठीक है, तो मैं u का नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि v का मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। ना नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। अच्छा देखो लास्ट वाले क्लास में मैंने, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एक जगह कि या तो आप इक्वेशन याद कर लो, मीन्स फार्मूला याद कर लो, या फिर ऐसा यूनिट याद कर लो। तो देखो जब मैंने वेलोसिटी की जब मैंने डायमेंशन निकाली है तो मैंने इसके फार्मूला यूज़ में लिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी एक्सेलरेशन के लिए मैंने ऐसा यूनिट यूज़ में ले लिया है। मैंने दोनों यूज़ में लेकर दिखा रहा हूँ मैं आपको बार बार, कि आगे कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। हमें इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है ना, रटना नहीं है इसे। कैसे भी कर लो, देखो डायमेंशन के लिए कुछ भी कर लो, या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो ऐसा यूनिट याद कर लो, आपको निकलना वही है जो इसकी डायमेंशंस एक्चुअल डायमेंशंस है। तो देखो एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए लेंथ, और स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स ये टाइम है, तो टाइम के लिए टी स्क्वायर। सो एल टी -2 m0 एल टी -2 किसके लिए आ गई, एक्सेलरेशन के लिए आ गई। ठीक है। अच्छा टाइम यहाँ पर टी के लिए क्या हो जाएगी, m0 l0, टी के लिए टी। तो हमने ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस निकाल लिए हैं इंडिविजुअल। नाउ अब हम कंबाइन करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी क्या है, v है। तो v की डायमेंशन क्या है, m0 lt -1। तो m0 lt -1 किसकी होगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो गई। नाउ राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी है, राइट हैंड साइड में u प्लस ए टी है। तो u का डायमेंशन लिख दो यहाँ पे, देखो u के लिए क्या हो गई, m0 lt -1। a का डायमेंशन क्या था, m0 lt -2। ठीक है, और t का डायमेंशन m0 l0 t प्लस 1। ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करो। तो देखो m की पावर 0, m की पावर 0 क्या हो गई, m की पावर 0। भाई बेस और बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 0 प्लस 0 कितना बना देगा, 0। ठीक है। अभी देखो l की पावर 1, यहाँ भी देखो l है और यहाँ भी l है ना। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के लिए कोई टेंशन नहीं। मैंने बताया था आपको कि जब दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब है, जब एडिशन होते हैं। तो एडिशन के लिए बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, एडिशन करेंगे हम, आगे करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई में बेस बेस सेम कर दो, देखो एल और एल सेम है तो इसकी पावर ऐड कर दो। तो एल की पावर 1 और एल की पावर 0, तो 1 प्लस 0 इज व्हाट, 1। देखो टाइम टी और टी सेम है, -2 और +1 कितनी हो गई, -1। तो m0 l0 m0 l1 t -1 आ गई। अभी समझो क्या मतलब है। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन यहाँ लिख लो और राइट हैंड साइड का डायमेंशन यहाँ लिख लो। मतलब ये u की हो गई डायमेंशन और ये वाली at की हो गई। अभी देखो यहाँ पे अगर मान लो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, अरे a b c ले लिया मैंने, c नहीं है ये, एक्चुअल में ये a इंटू टी है, और ये u है और ये v है। एक बार मान लो कि ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है और ये पूरी टर्म c है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन वैलिड है, करेक्ट है, तो जो a की डायमेंशन होगी, जो b की डायमेंशन होगी और जो c की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। देखो सेम आ रहा है ना, m की पावर 0 l1 t -1, इसका भी सेम आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है और इसका भी वही आ रहा है। सो वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी इज करेक्ट। वैसे आपको पता ही था करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट तो आना ही था। आपने लास्ट क्लास में, 9th क्लास में ये पढ़ रखा होगा, तो वहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, वाई, बिकॉज ईच एंड एवरी physical quantity is having same dimension. So this is the method to check the dimension of any equations. आप किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि कई बार हम मिस कर जाते हैं, फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर पावर क्या आनी थी, पावर 1 थी कि पावर 2 थी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आप फॉर्मूला को चेक कर सकते हो, फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, पावर की वैल्यू निकाल सकते हो। बताऊंगा मैं आगे कैसे निकालते हैं, अगर कोई वैल्यू मिस हो गई तो कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। पेशेंस रखो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी देखो फिजिकल क्वांटिटी के 4 टाइप होते हैं। एक तो डायमेंशनल वेरिएबल होता है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, एक डायमेंशनलेस वेरिएबल होता है और एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वन बाय वन समझते हैं क्या है।
सो कम फॉर द डायमेंशनल वेरिएबल। अभी देखो नाम से समझो, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स के अंदर अगर आप टर्मिनोलॉजी से डेफिनेशन बना लेते हो तो आपने 50% काम कर लिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोशिश ऐसा करो कि उसके जो टर्म्स लिखे हुए हैं उस टर्म्स से डेफिनेशन को फाइंड आउट करो। अभी मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं, देखो समझो। नाम क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल। देखो डायमेंशनल का क्या मतलब हो गया कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन तो होगी। देखो डायमेंशन लेस तो नहीं लिखा ना मैंने, मैंने डायमेंशनल लिखा है, मतलब उसकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। अच्छा, वेरिएबल का क्या मतलब है? अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें तो वो फिक्स नहीं होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या मतलब निकल के आ गया? इसका मतलब ये निकल के आया, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस तो होगी बट उसकी वैल्यू क्या है, वो फिक्स नहीं होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल। तो डेफिनेशन देखो क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस बट डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। चलो एग्जांपल ले लो फोर्स की, अगेन फोर्स ले लो, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन अब तो आपको मुझे लगता है याद हो ही गई होगी। फोर्स की डायमेंशन कितनी बार तो मैंने इसके एग्जांपल ले लिया। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2। तो देखो डायमेंशन इसकी फिक्स है, बट व्हाट अबाउट दैट फोर्स? अभी देखो कई बार क्या होती है कि फोर्स आपने 10 न्यूटन लगा दिया, ज़्यादा खुश हुए तो आपने 10 न्यूटन लगा दिया, थोड़े दुख हो गए तो 5 न्यूटन लगा दिया, थोड़ा खुश हुए तो 6 न्यूटन लगा दिया। तो डिपेंड्स ऑन द बॉडी कि आप कितनी फोर्स लगा अप्लाई कर रहे हो। सो ये जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है इट विल चेंज एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा 10 न्यूटन का फोर्स ही लगेगी बॉडी से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डायमेंशनल वेरिएबल। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी की देख लो, मीटर पर सेकेंड, लेंथ t-1, इसकी डायमेंशन हो गई। वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, कई बार 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड, या 7 मीटर पर सेकेंड, और कुछ भी ले लो यार अपने मन से, 10, 100,000, 10,000, जितना तुम्हें मन करो उतना ले लो, फैल के लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द dimensional variable. Now come for the second point, dimensional constant। अभी देखो नाम से फिर मैंने बनाना सिखाया आपको कैसे निकालोगे। देखो डायमेंशनल का क्या मतलब हो गया? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस तो होगी बट उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। अभी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि कैसे हम नाम से डायमेंशन निकालेंगे, कैसे नाम से हम उसकी डेफिनेशन को बनाएंगे। अभी इसके दो और टाइप्स है, वो खुद से बना के देखना। चलो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस तो होंगे बट वो कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी, ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है? अभी देखो हमने ये पढ़ रखा है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्लास 9th में पढ़ रखा है, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g को सेपरेट करो, क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अच्छा, 9th में आपको g की वैल्यू बता रखा था कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। अभी देखो आप किसी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्पेस पे चले जाओ, कहीं भी किसी पॉइंट पे चले जाओ, जो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो फिक्स होती है। इट विल नॉट चेंज इफ यू विल गो टू द इक्वेटर और एनी पोलर रीजन। कहीं भी जाओगे तो जी की वैल्यू फिक्स होगी। स्मॉल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, बट जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो फिक्स होगी। दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी निकाल लो ना, देखो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, सो आर स्क्वायर मतलब क्या हो गई? मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है? दोनों मास है, तो m1 इंटू m2 क्या होगी? केजी की स्क्वायर, उसको ऊपर लेके जाओ तो kg-2 हो जाएगी। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारी 9th की बातें हैं, इसीलिए मैंने ऐसी एग्जांपल ली है कि जो आपको कुछ नया ना लगे। अभी मैं यहाँ पे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का फॉर्मूला ले लूँ तो टेंशन में आ जाओगे, एक तो कॉन्सेप्ट नहीं, फॉर्मूला नया, बस हो गई फिजिक्स की पढ़ाई, ठीक है। इसीलिए मैंने सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे लिए हैं जो आपने पहले से पढ़ रखा है। सो दिस इज अबाउट द वैल्यूज। नाउ कम फॉर द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। कैसे निकालेंगे डायमेंशन? खुद से भी निकाल सकते हो, इतना तो मैंने सिखा दिया आपको। सो देखो जी के लिए हमें निकालने के लिए जी को सेपरेट कर लो। सो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अभी देखो डायमेंशन ऑफ एफ क्या हो जाएगी? mlt-2। डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगी? ठीक है, वन बाय वन मैं सबकी डायमेंशन निकाल रहा हूँ, फिर बाद में इसमें सब पुट करूंगा वैल्यू। तो आर मतलब क्या होगी? लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर, बाकी एम और एल, एम और टी क्या होगी? जीरो हो गई।
देन m1 एंड m2 मास के स्क्वायर, तो m की पावर 2 बाकी l और t 0 होगी। अभी पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे सारे, f की जगह f पुट कर दो, r की जगह r पुट कर दो और m1 m2 की जगह इसके डायमेंशन पुट कर दो। ठीक है, अभी सॉल्व करो, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो। देखो m और m बेस बेस सेम, तो m की पावर 1 और m की पावर 0 कितनी होगी, m की पावर 1, 1 प्लस 0 कितनी होती है, 1 ही होती है ना। अभी l की पावर 1 और l की पावर 2, तो 2 प्लस 1 कितनी हो गई, 3 हो गई। अभी t की पावर -2, t की पावर 0, -2 प्लस 0 इज हाउ मच, -2। डिनोमिनेटर में आ जाओ, कुछ है ही नहीं सॉल्व करने का, m की पावर 2 बाकी l और t क्या मरा हुआ है, कुछ नहीं है, l की पावर 0, t की पावर 0। अभी अब इसको कैंसिल करो, m से ये वाले m से ये वाला m गया, एक m बच रखा है यहाँ पर। अभी ये कुछ नहीं, ये दोनों मरे हुए हैं, l की पावर 0, t की पावर 0, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, छोड़ दो, भूल जाओ इसे। तो अभी m को ऊपर लेके जाओ, तो m की पावर कितनी होगी, -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। तो ये होगी इसकी, तो G की डायमेंशंस भी हैं और वैल्यू भी कांस्टेंट है, सो इट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे नाम याद कर लो, न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। अभी टेंशन में आ रहे होगे सर कितने बार न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बोल रहे हो आप, कितने सारे न्यूमेरिकल करने हैं हमें। तो बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैथ्स से भी ज़्यादा न्यूमेरिकल करने हैं आपको फिजिक्स के अंदर। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। देखो फिजिक्स इज द प्रॉब्लम, फिजिक्स एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल्स होती है, दैट टूल्स इज मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स इज द टूल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल फेनोमेना कह सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टूल्स होती है वो मैथ्स है, और वो प्रॉब्लम जो है वो कौन सी है, वो फिजिक्स होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। अभी देखो डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या मतलब है, निकालो, खुद से निकालो। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हो गया, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस तो नहीं होगी बट उसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी, ये बड़ा घातक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। जब कभी कभी आपको क्वेश्चंस के अंदर डायमेंशनलेस वेरिएबल दे देगा, वो टेंशन करती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन तो होंगे नहीं और वेरिएबल भी है, वो मीन्स उसके वैल्यू फिक्स नहीं होंगे, तो ऐसी क्वांटिटी कौन सी है। अगर हम बात करें एंगल की, तो किसी भी एंगल की बात करें तो एंगल फिक्स तो होती नहीं है ना, कभी 20 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी 50 डिग्री, और उस एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो ये क्या हो गई, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन तो नहीं होगा। बट एंगल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वर्टेक्स पे डिपेंड कर रही है, वर्टेक्स कैसा बन रहा है। तो एंगल हमेशा चेंजिंग इन नेचर होती है, सो इट इज़ व्हाट, डायमेंशनल वेरिएबल। तो ये सारे टाइप्स हैं किसके, फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशंस के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हो गया, ऐसी क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस तो नहीं होंगे बट वैल्यू फिक्स होगी। ये थोड़ा अच्छा है, उससे पहले वाला से अच्छा है ये। मतलब उस पहले वाले में क्या था, डायमेंशन भी नहीं था और वैल्यू भी फिक्स नहीं थे, है ना, ना दोस्ती करूंगा ना दोस्ती करने दूंगा। बट इसमें क्या है, देखो दोस्ती नहीं कर रहा है मगर दोस्ती करने दे रहा है, लाइक डायमेंशंस तो उसके नहीं है बट वैल्यू फिक्स है इसकी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। ऐसी क्वांटिटी कौन सी हो गई, देखो 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे क्या है, ये सारे एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं भाई। 1 का वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, 2 की 2, 3 की 3, कैसी बातें कर रहे हो सर, 1 की 1 ही होगी, 2 की 2 ही होगी, 3 की 3 होगी। पाई की क्या होती है, 22/7। अच्छा, इक्वेटर पे जाओगे तो चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी। पोलर रीजन पे आओगे चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी। कहीं भी चले जाओ पाई की वैल्यू पाई होगी, सो इट इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट। तो ये था सारा आपके डायमेंशंस के टाइप्स। ओके, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो होता क्या है, मैं एक बार आपको डेफिनेशंस रीड कर दूं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन इधर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने आपको बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है आपको ये सारी चीज़ें। अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है और कोई इक्वेशन है ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो ये करेक्ट कब होंगे, जब ए का डायमेंशन, जब बी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन सेम होगा। और इसी को क्या कह दिया है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो, मतलब सेम, मतलब सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे हम इसको सेम करेंगे। सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन हियर।
सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबका देखा हुआ है, मैंने देखा दिखाया क्वेश्चन ले रखा है अभी तक, बाद में लूंगा जो कि देखा भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगी, आएगी समझ में आएगी। वेयर एस इज व्हाट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड टी इज द टाइम, सबको पता है। तो करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में सारे डायमेंशन निकाल लो। एस की डायमेंशन क्या होती है, एस क्या डिस्टेंस है, तो एल प्रेजेंट है, एम जीरो टी जीरो। डायमेंशन ऑफ यू टी निकाल लो, राइट हैंड साइड में आ जाओ, तो यू इंटू टी, यू की क्या हो गई स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए लेंथ और पर सेकेंड टाइम, टाइम को ऊपर ले जाओ टी माइनस वन। सबको पता है यार डायमेंशन निकालना, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलेगा वेलोसिटी, तो ये नहीं बताऊंगा अभी, नेक्स्ट क्लास से मैं डायरेक्ट चलूंगा, इसलिए सीख लो सारे डायमेंशन निकालना। अभी मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें कम से कम 100-150 क्वांटिटी के डायमेंशन दिए हुए हैं, उसको पढ़ जाना, उसको 100-150 डायमेंशन दूंगा मैं आपको अभी इस लेक्चर के बाद, ठीक है, उसको पढ़ लेना। सो टाइम का टी, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एल को जीरो कर लो यार, जीरो कर लो एल को, एल जीरो, क्योंकि टाइम में एल कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करो इसे, तो एम की पावर जीरो, एम की पावर जीरो, एम की पावर जीरो हो गई, एल की पावर वन, एल की पावर जीरो, तो कितनी होगी, एल की पावर वन हो गई, और टी की पावर माइनस वन और टी की पावर प्लस वन कैंसिल होगी, टी की पावर जीरो हो गई। देखो सेम आ रहा है ना, देखो डायमेंशन ऑफ जो एस है, एस की डायमेंशन और यू इंटू टी की डायमेंशन और ए टी स्क्वायर की डायमेंशन सबकी सेम आनी है, मैंने बता रखा है आपको कि हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन सेम आएगी, एस की डायमेंशन, यू टी की डायमेंशन और ए टी स्क्वायर की डायमेंशन सेम आएगी। प्लस नहीं करेंगे अभी, अभी इन दोनों को प्लस नहीं करना है, बता रहा हूँ मैं आपको, जब बोलूँगा तब करना है, अभी नहीं करना प्लस आपको, प्लस प्लस करने का तरीका बताऊंगा कब करना है। सो एम जीरो एल वन टी जीरो आ गई। नाउ ए टी स्क्वायर के लिए निकाल लो एक्सीलरेशन का, एम जीरो एल टी माइनस टू और टाइम का टी स्क्वायर, सॉल्व करो कितना आ गया, एम जीरो एल टी जीरो। तो देखो ये वाला डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन सब सेम आ रहा है। सो वी कैन से दैट यस द गिवन रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट, मतलब ये जो इक्वेशंस दिया हुआ था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वो करेक्ट है। अच्छा एक बात और यहाँ पे कि मैंने इस हाफ का कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हाफ क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के डायमेंशन नहीं होते हैं, तो जब हाफ के डायमेंशन ही नहीं है तो हमें तो यहाँ पर डायमेंशन निकालना है, तो हाफ का क्या करना है, छोड़ दो। और यही सबसे बड़ी डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है डायमेंशंस के अंदर, कि न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट है उसके लिए कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट को छोड़ दिया गया है, ठीक है। सो और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आई है या मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। देखो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं समझ में आएगी चीज़ें कि मुझे क्या ऐड करना है। मुझे अभी तक ये लग रहा है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो आपको 100% समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय 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 एवरीवन।